अक्सर देखा होगा कि हमारा इन्वायरमेंट आजकल नखरे मार रहा है। क्या नखरे मार रहा है? पहले बारिशें होती थी रेगुलर पैटर्न पे। पिछले साल आपने देखा होगा तो 3 महीने में सर्दी हुई पर बारिश नहीं हुई। 3 महीने में कोई बारिश नहीं हुई, कोई बर्फबारी नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा जो मौसम जिस तरह से चलता था रेगुलर, जिस तरह से जिस मौसम में बारिश होनी होती थी, आपने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा रखी हैं। उनमें से एक फैक्ट्री ये है। इस फैक्ट्री में से निकलता है धुआं। जैसे कौन सा धुआं? जैसे मीथेन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, और ये धुआं जाके अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर बना लेता है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस लेयर। और ग्रीन हाउस लेयर में कौन कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम, और फिर मीथेन गैस ज्यादा हो। नहीं होगा कि पाकिस्तान में पोल्यूशन हो रहा है या पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगी है तो उसका इफेक्ट इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, या इंडिया में इंडस्ट्रीज लगी हुई है तो श्रीलंका में देखने को नहीं मिलेगा। ये अगर एक कंट्री भी उसको बोलते हो डेजर्टिफिकेशन। अगर आप पुंछ की बात करो ना, यहाँ पे पहले पुंछ आधे से ज्यादा जंगल। जब लोग यहाँ पे बसने लगे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि प्लांट्स को कट किया, दबा के कट किया, बहुत अच्छे से कट किया। यहाँ पे उन्होंने अपने घर बनाए। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है तुम्हारा? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। क्या कर रहे हो? बस आपकी ईवीएस की तैयारी के साथ आपकी थोड़ी थोड़ी मदद कर रहा हूं, और क्या करूंगा। नाजिया जी, बशीर साहब रोज मैसेज करते हैं, सर ईवीएस खत्म करा दो, ईवीएस खत्म करवा दो, तो ईवीएस खत्म। तो वही ईवीएस खत्म कराने में मैं लगा हूं। खत्म नहीं, जान से मारने में लगा हूं। तो कुछ प्रिपरेशन आप कर रहे हो और कुछ प्रिपरेशन में मैं आपकी मदद कर रहा हूं। सर 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 ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, ये कौन सा चैप्टर है? दैट इज ये है हमारा 6th चैप्टर, और वीडियो भी कौन सी रहने वाली है? 6th वीडियो। ठीक, ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू। बिल्कुल बेसिक से टॉप पे जाएंगे। दिल से पढ़ाऊंगा, दिल से। 70 में से 70 नंबर आएंगे, और देख लेना पेपर वाले दिन पेपर यहीं से आएगा, क्योंकि कोई टॉपिक में वीडियो में छुड़वाता नहीं हूं। ये किसका सिग्नेचर ले आए हो? ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है आफ्ताब, उसका सिग्नेचर। उसने मारा सिग्नेचर तो मेरा मन किया मटाने का, बट फिर मुझे बचपन की दोस्ती याद आ गई, तो मैंने बोला नहीं ये नहीं मटा सा, पावन जो मर्जी हो जाता है। ये हमारा दिल से जुड़ा हुआ हमारा दोस्त आफ्ताब मास्टर। एक दिल लगा देते हैं इसको, है ना, एक दिल पक्का लगाते हैं। दिल लग गया जी, आफ्ताब मास्टर ही चला गए। चलो जी, अब है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट मतलब मौसम का बदलना। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा इन्वायरमेंट आजकल नखरे मार रहा है। क्या नखरे मार रहा है? पहले बारिशें होती थी रेगुलर पैटर्न पे। पिछले साल आपने देखा होगा तो 3 महीने में सर्दी हुई पर बारिश नहीं हुई। 3 महीने में कोई बारिश नहीं हुई, कोई बर्फबारी नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा जो मौसम जिस तरह से चलता था रेगुलर, जिस तरह से जिस मौसम में बारिश होनी होती थी बारिश होती थी, जिस मौसम में सूखा पड़ता था उस मौसम में सूखा पड़ता था। अब ऐसा क्या हो गया है कि हमारा मौसम चेंज हो रहा है? फर्स्ट द ह्यूमन लीव्स हार्मोनी विद द इन्वायरमेंट। कि पहले का जो इंसान था वो बड़े सुकून के साथ, पीसफुली, चैन के साथ हमारे इन्वायरमेंट के साथ रहता था। कोई पोल्यूशन नहीं होता था, क्लाइमेट नॉर्मली वर्क करता था, एज इट वाज वर्किंग नॉर्मली, अच्छे से काम करता था। जिस महीने में बारिश उस महीने में बारिश, जिस महीने में सर्दी उस महीने में सर्दी, जिस महीने में गर्मी उस महीने में गर्मी, जिस महीने में बर्फबारी उस महीने में बर्फबारी। बट एज ह्यूमन बिकम ग्रीडी, जैसे जैसे इंसान भूखा हुआ, ड्यू टू विच इसने ट्रीज को कट किया। उन ट्रीज की जगह इसने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई, अपने घर बनाए, स्कूल बनाए, पार्क्स बनाए, और उन ट्रीज को बर्बाद किया, और पता नहीं कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के घर को बर्बाद किया। कट ऑफ ट्रीज, जिसकी वजह से क्या हुआ? पोल्यूशन हुआ। एंड फाइनली द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट चेंज। इसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन एनवायरनमेंट की क्या होगी? चेंज हो गई। सबसे बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिला है इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट। हुआ क्या कि ये हमारी है अर्थ, इस पे आपने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा रखी हैं। उनमें से एक फैक्ट्री ये है।
इस फैक्ट्री में से निकलता है धुआं। जैसे कौन सा धुआं, जैसे मीथेन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, और ये धुआं जाके अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर बना लेता है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस लेयर। और ग्रीन हाउस लेयर में कौन कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम, और फिर मीथेन गैस ज्यादा होती है। अब होता क्या है कि जैसे ही सूरज की रोशनी इस लेयर में आती है या ग्रीन हाउस लेयर में इंटर करती है, तो रिफ्लेक्शन में इसी में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी इसी के अंदर ट्रैप होगी, तो हमारा अर्थ क्या करने लग जाता है, उबलने लग जाता है। उबलने का मतलब क्या हो गया, वार्म हो जाता है। ड्यू टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड मीथेन इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर, इन द इन्वायरमेंट बढ़ गई, एंड फॉर्म्स द लेयर इन द अर्थ नोन एज ग्रीन हाउस लेयर। ये एक लेयर बना दी। वंस द लाइट इंटर द ग्रीन हाउस लेयर, जैसे ही इंटर की बट दोबारा नहीं जा सकती, डू नॉट लीव द एटमॉस्फेयर, दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सर इसको ग्रीन हाउस क्यों बोला जाता है? अगर आप जहां जो लोग सब्जियां लगाते हैं अपने घर में, कारोबार है सब्जियों का, तो वो भी एक टेंट जैसा घर बनाते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर आप ध्यान से देखो तो उसके ऊपर ना एक ट्रांसपेरेंट शीट बनाई जाती है, हार्ट शेप बनाया जाता है, सूरज की रोशनी इंटर आ रही होती है और वो अंदर से बहुत गर्म हो जाता है, और उसके नीचे प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, या वेजिटेबल अच्छे से ग्रो कर पाता है। उसी तरह से वो कैसा दिखता है, ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, अंदर जाके देखो तो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो वैसे इधर भी वही चीज है कि एक शील्ड बन गई है अर्थ के इर्द गिर्द। ये मैन मेड है, ये इंसानों ने बनाई है, ये पहले नहीं थी, मैन मेड है ये, ठीक है। एक बार सूरज की रोशनी इंटर की, ट्रैप हो, और इसकी वजह से अर्थ गर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन, और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस। मैंने बोला ना, सूरज की रोशनी, ये सन है, ये सन से रोशनी आ रही है, तो इसके अंदर ट्रैप हो रही है ग्रीन हाउस लेयर के अंदर, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और हमारे जो ग्लेशियर हैं वो क्या कर जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग आती है, ठीक है। फ्लडिंग का मतलब क्या हो गया, सुनामी वगैरह आती है। कॉज, दो तरह के कॉज हैं, एक है नेचुरल कॉज और दूसरा है मैन मेड कॉज, ठीक है। नेचुरल कॉज में क्या होगा, नेचुरली अगर आप ध्यान से देखो, बड़े बड़े वोल्केनोस होते हैं, वो इरप्ट करते हैं और अपने साथ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड लेके आते हैं और वो लेयर बनाते हैं अर्थ के इर्द गिर्द। मैन मेड क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहां से स्मोक निकलती है, ऑटोमोबाइल से मीथेन निकलता है, माइनिंग करते वक्त काफी सारी गैसेज निकलती हैं, और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, देख कटिंग्स करने से क्यों होता है ऐसा, जो हमारे ट्रीज होते हैं ना, उनमें पत्ते होते हैं, और ये पत्ते क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले रहे होते हैं। अगर आप ट्रीज ही नहीं होंगे, मतलब ट्रीज नहीं है, तो कोई होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा नहीं, और ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ जाने वाली है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। फिर है सोर्स, सम ऑफ द अप्रोच टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, मतलब कुछ ऐसे अप्रोचेज हैं जिससे हम इस ग्रीन हाउस इफेक्ट या ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे बच सकते हैं। सबसे पहले प्लांट लगाओ, एफॉरेस्टेशन, मिनिमम यूज ऑफ CFC को यूज कम करो, अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स करो। जो आप कोल यूज कर रहे हो, कोल बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलता ही निकलता है, तो आप कोल की जगह सनलाइट का इस्तेमाल करो, सोलर का इस्तेमाल करो, जो पोल्यूशन कॉज नहीं करता। इंटरनेशनल एफर्ट टू कॉम्बैट द ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इंटरनेशनली कंट्रीज ने क्या किया, देख जब कंट्रीज को रियलाइज होता है कि हमारी कंट्रीज में इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं जो बहुत तरह का गंद एनवायरनमेंट में छोड़ रही हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस बात को लेकर फिक्रमंद होती है और इकट्ठी हो जाती हैं सारी कंट्रीज, और ये डिसाइड करती हैं कि हम अपनी कंट्रीज में कुछ ऐसे रूल्स लाएंगे अपनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री के लिए, जिसकी वजह से वो पोल्यूशन जीरो ना करें, बट जो लेवल अभी पोल्यूशन का उसको क्या कर दें, कम कर दें। जैसे दिसंबर 11 में 1997 में कयोटो जापान में एक जगह है, वहां पे एक
प्रोटोकॉल दिया कि किस तरह से सीएफसी, मीथेन और ये क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रहा है और उसकी वजह से ग्लोब बर्न हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से कुछ कंट्री जुड़ी कहाँ, क्योटो जापान प्रोटोकॉल में। बट ये जो एफर्ट था ये उस वक्त काम नहीं आया, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाया। ये काम किया फेब 2005 में ये फोर्स हुआ। ठीक, उसके बाद और भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, जैसे दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में न्यू एग्रीमेंट बनाया गया, जिसमें ये बोला गया कि आपने कुछ कुछ ना करो बट मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम करनी है। अब ये याद रखना कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान में पोल्यूशन हो रहा है या पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगी है तो उसका इफेक्ट इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, या इंडिया में इंडस्ट्रीज लगी हुई है तो श्रीलंका में देखने को नहीं मिलेगा। ये अगर एक कंट्री भी कोई ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर देती है जो कार्बन की इमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन की इमिशन अगर एटमॉस्फेयर में डाल रही है तो एटमॉस्फेयर तो सबके लिए कॉमन है, तो सब कंट्रीज क्या को लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 2015 में ना, हाँ ठीक है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया, जिसमें कम से कम 60 कंट्री, 60 नहीं 57 कंट्रीज जुड़ी और एक एग्रीमेंट में साइन किया गया कि हम इन चीजों को मानेंगे कि भाई साहब ये जो गैसेस हैं ये हमारे लिए खतरनाक है। याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए है, वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, मीथेन को कम करना है, ये देखो कम करो। ठीक है, इसको कम करो। अच्छा, जून 2012 में रियो एक बंदा था, है ना, रियो एक साइंटिस्ट था जिसने 20 कॉन्फ्रेंस करवाई थी, 20 कॉन्फ्रेंसेस करवाई थी। क्यों? ताकि आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में ला सको, ताकि आप वही काम कर सको, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को कम, मीथेन को कम, ये इन सबको क्या कर सको, कम करवा सको। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और आप अपने से भी लिख सकते हो कि हाँ, इंटरनेशनल मतलब ये सारी कंट्रीज फिक्रमंद क्यों होती हैं कि भाई साहब हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन बढ़ रही है। ठीक, उसके बाद है ओजोन लेयर। देख, ये नेचुरली होती है ओजोन लेयर, इसका फॉर्मूला होता है O3। ये हमारा अर्थ है, ये नेचुरली ओजोन होती है और ये एटमॉस्फेयर में होती है, और एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पे ये प्रेजेंट होती है, नेचुरली प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है कि जो सूरज की रोशनी होती है उसकी अच्छी अच्छी रेस तो अंदर आने देती है, बट यूवी रेस को अंदर नहीं आने देती। यूवी रेस अगर अंदर आएंगी तो इस धरती पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल दोनों को अफेक्ट होगा, दोनों को कैंसर होगा। ठीक है, द ओजोन लेयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर प्रिवेंट फ्रॉम यूवी रेस। अच्छा, बनता कैसे है? 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और क्या बनता है? ओजोन बनता है। ठीक है, ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, ये कलरलेस गैस होती है। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद ये है कि बहुत जगह ओजोन की डिप्लीशन हो रही है। जैसे ये लेयर है, इसके एक जगह क्या बन गया? होल बन गया, जिसको आप क्या बोलते हो? ओजोन होल। हुआ क्या है कि ये जो ओजोन है ये टूट के क्या बना रहा है? ऑक्सीजन, और उस जगह पे एक होल नजर आ रहा है जिसको आप क्या बोलते हो? ओजोन होल बोलते हो। कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? कि इन्वायरमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हम बहुत सारे कूलेंट यूज करते हैं जो सीएफसी जैसे ही होते हैं और जो आ जाके ओजोन को बर्बाद करते हैं। एरोसोल्स भी ओजोन को जाके बर्बाद करते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो जाके ओजोन को बर्बाद करता है। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होगा? जैसे ही अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन होगी तो यूवी पहुंचेगी हमारे तक, स्किन कैंसर होगा, आई डैमेज होगी, फ्लावरिंग टाइम प्लांट्स में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, डिक्रीज इम्यूनिटी। बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस हैं, उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। फ्रॉग की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, वो प्लांट्स जो समुद्र के ऊपर वाले सतह पे रहते हैं, वो भी बहुत सारे उनको भी बहुत सारा डैमेज होता है। बात समझेंगे नहीं? प्लैंक्टॉन्स अफेक्टेड। ठीक, उसके बाद है कि भाई साहब बहुत सारे इंटरनेशनल एफर्ट बनाए गए फॉर कॉम्बैक्टिंग द इंटरनेशनल
कॉम्पैक्टिंग, देख इंटरनेशनल एफर्ट फॉर कॉम्पैक्टिंग द ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब बहुत सारे ऐसे एफर्ट बनाए गए जिससे आपने क्या करना है, जिसको आपने पढ़ना है और ये चीज सीखनी है कि किस तरह से सारी कंट्रीज ये चाहती हैं कि ओजोन की डिप्लीशन को क्या किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि यूवी रेस सिर्फ इंडिया के लिए नहीं आएंगी, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं आएंगी, सिर्फ कनाडा या यूके के लिए नहीं आएंगी, वो सब कंट्री के लिए आएंगी। जैसे मोनेट्रो प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में वाइना में कंडक्ट किया गया, लंदन अमेंडमेंट 1990 में किया गया, ठीक है, कोपेनहेग अमेंडमेंट 1992 में किया गया, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट 1997 में की गई, फिर बेंजिंग अमेंडमेंट 1999 और फिर कीगाली अमेंडमेंट 2016। सब का मैन मोटिव इन सब ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, इन सब का मैन मोटिव ये था कि हम क्या करेंगे, CFC को कम करेंगे, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है कि भाई साहब, जब जब रेन विद एसिड इज नोन एज द एसिड रेन, जब बारिश के साथ एसिड नीचे आता है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। होता क्या है कि कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जो बहुत सारी ऑक्साइड बाहर निकालती हैं, जैसे SO2 निकालती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, NO2 निकालती हैं, ठीक है। ये SO2 जब पानी के साथ मिलता है तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड बना। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बनता है तो बनता है कार्बोनिक एसिड। नाइट्रोजन पानी के साथ मिलता है तो बनता है नाइट्रिक एसिड। ये क्लाउड्स में आ जाते हैं और जब वो बारिश होती है उसको बोलते हैं एसिड रेन। कॉज ऑफ एसिड रेन क्या है, वोल्केनो। वोल्केनो भी ये सारी गैसेस निकालता है ना। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स, ये कुछ ऐसी गैसेस निकालते हैं जो पानी के साथ मिलके खतरनाक एसिड बनते हैं, और ये एसिड पानी क्लाउड्स में ट्रैप हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो पानी के साथ ये एसिड भी नीचे आ रहा होता है, जिसको आप एसिड रेन बोलते हो। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन एक्वाटिक इन्वायरमेंट, मतलब जहां समुद्र में ये बारिश हो रही होगी वहां की मछलियां मर जाएंगी। इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पे ये पड़ेगा तो फॉरेस्ट में जो प्लांट है उनके लीव्स को इफेक्ट हो जाएगा। सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। पब्लिक इफेक्ट होगा। पांचवा, ताजमहल जो है ना, ताजमहल का जो मार्बल है उसका कलर येलो हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू एसिड रेन, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एसिड रेन क्या करना है, हमने अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स, कोल से आपने हट के कहां पे जाना है, सोलर पे जाना है। डिवाइस टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, बहुत सारी डिवाइस ऐसे लगानी है फैक्ट्रीज के आगे जो एयर को साफ करके इन्वायरमेंट में डाले, ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन फ्री पेट्रोलियम, ऐसा पेट्रोल यूज करना है जिसमें सल्फर भी कम हो और नाइट्रोजन भी क्या हो, कम हो, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आती है जो आपको सीखनी है, व्हाट इज स्मॉग। स्मॉग क्या, स्मॉग is a type of सीवियर एयर पोल्यूशन, ये खतरनाक एयर पोल्यूशन। जब एयर पोल्यूशन अपनी हद टप जाता है ना उसको बोलते हैं स्मॉग। स्मॉग में होता क्या है, या तो स्मोक होती है, देखिए ना स्मोक ऐसी, या तो फॉग होता है और उस फॉग में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। स्मॉग इज स्मोक प्लस फॉग, फॉग में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है। स्मॉग जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक सल्फरस स्मॉग हो सकता है, एक फोटोकेमिकल स्मॉग हो सकता है। जो सल्फरस स्मॉग है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और पहली बार ये दिखने को मिली थी लंदन में और इसको लिए बोलते हैं लंदन स्मॉग। और फोटोकेमिकल स्मॉग लॉस एंजलिस स्मॉग बोलते हैं क्योंकि ये अमेरिका के एक शहर लॉस एंजलिस में देखने को मिली थी और इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक। अच्छा, हेज कुछ नहीं है, स्मॉग ही है। वर्ड सुनोगे आप, हेज इज अ ट्रेडिशनल एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, और हेज है क्या, स्मॉग ही है, बट स्मॉग में कंडेंसेशन हो जाती है, हेज में कंडेंसेशन नहीं होती। कंडेंसेशन मतलब जो इसकी जो एयर है या इसकी जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड में, बट गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इन द केस ऑफ हेज। अच्छा, पॉल्यूटेंट अगर अच्छे से बोलूं, एक टर्म आएगी आपको पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट में पहले चैप्टर में समझा चुका हूं। पॉल्यूटेंट वो होता है जो पोल्यूशन को कॉज करता है। दो तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सोर्स, जो सोर्स से ही निकले, जैसे ये फैक्ट्री से ही निकल रहे हैं, जैसे CO2 हो गया, NO2 हो गया, है ना, CH4 हो गया, ये सोर्स से निकल रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सोर्स, इज नोन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट।
सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं वो रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में टू फॉर्म अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मतलब जो सोर्स से निकल गया, मतलब जैसे CO2 सोर्स से निकला, वो सोर्स से निकला, ये CO2 एटमॉस्फेयर में CO निकला, फिर NO2 भी निकला, ये NO2 भी निकला, फिर SO2 भी निकला सोर्स से, और इन्होंने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाया, जैसे पैन बना दिया। पैन मतलब पर ऑक्साइल एसीटेट नाइट्रेट बना दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ये है, और ये क्या, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। कॉज ऑफ स्मोक क्या है? कोल की बर्निंग, ऑटोमोबाइल्स यही तो धुआं छोड़ती हैं, इंडस्ट्रीज धुआं छोड़ती हैं, और नेचुरल काज जैसे हमने डिस्कस कर दिया वोल्केनोस, ये भी धुआं छोड़ते हैं। इफेक्ट ऑफ स्मोक मतलब ये एयर पोल्यूशन ही है, तो किसको अफेक्ट करेगा? खांसी होगी, अस्थमा होगा, लंग्स गयो, आपके फेफड़े गए, ठीक, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, रोड एक्सीडेंट होंगे कि शीशे के सामने स्मोक आ गई तो दिखेगा नहीं। कंट्रोल क्या है? वेयरिंग मास्क, प्लांट को ज्यादा प्लांट मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जिसको आप एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डू नॉट बर्न गार्बेज, अपने गंद को जलाना नहीं है। रिड्यूस द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हमने इंडस्ट्री की पोल्यूशन को बिल्कुल कम करके रख देना है। उसके बाद है डेजर्टिफिकेशन। मेरी जान सुनना, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? जब कभी भी आप एक फर्टाइल लैंड को, जो जिसमें बहुत सारा फॉरेस्ट है, उसको कन्वर्ट करते हो एक बैरन लैंड में, उसको बोलते हो डेजर्टिफिकेशन। अगर आप पुंछ की बात करो ना, यहाँ पे पहले पुंछ आधे से ज्यादा जंगल था। जब लोग यहाँ पे बसने लगे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि प्लांट्स को कट किया, दबा के कट किया, बहुत अच्छे से कट किया। यहाँ पे उन्होंने अपने घर बनाए, गलियां बनाई सीमेंट की। तो अब उन गलियां, जो सीमेंट की गलियां, उस पर थोड़ी प्लांट्स उग सकते। तो क्या एक फर्टाइल लैंड को इन्होंने बैरन लैंड में कन्वर्ट किया, ठीक है। कॉज क्या है? ओवर ग्रेजिंग, मतलब जो घास भूस लग रहा था, जो प्लांट्स लग रहे थे, आप कट रहे थे उसको, प्लांट को काट रहे थे, डिफॉरेस्टेशन। फार्मिंग प्रैक्टिस, आप फार्मिंग प्रैक्टिस भी करते हो ना, मतलब जैसे कहीं फॉरेस्ट है, उसको काट के आपने लैंड बना दिया और वहां पे आप राइस लगा रहे हो, वीट लगा रहे हो, माइनिंग करते हो, है ना, खोदते हो चीजों को। अर्बनाइजेशन मतलब जब आप एक गांव को सिटी की तरफ लेके जाते हो, मतलब गांव में इतने सारे घर बना देते हो कि वो सिटी बनने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन क्या है? सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, सॉइल में खेती बाड़ी नहीं हो सकती, वेजिटेशन पूरी डैमेज हो सकती है। ये डिजास्टर है एक्चुअली। सॉइल के लिए क्या है डिजास्टर? सॉइल इरोशन होती है, मतलब सॉइल इरोड हो जाती है, अपनी जगह छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाती है। एक्सटिंक्शन हो जाती है, मतलब जिस फॉरेस्ट को आपको काट रहे हो उसमें वो स्पीशीज रह रही होगी जो कहीं और नहीं रह सकती किसी और क्लाइमेट में, तो वो भी मर जाएगी। मास माइग्रेशन होती है, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जगह छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं। जैसे मान के चलो, ये मैं अपने घर में रह रहा हूँ, कल को कोई आए गोलियां लेके मेरा घर बर्बाद कर दे, तो मुझे तो यहाँ से खिसकना पड़ेगा ना। कितना ही माइग्रेशन होती है। प्रिवेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन, प्लांट्स लगाओ जितने लगा सकते हो, अर्बनाइजेशन को कम करो, यार गांव में ही रहो, अपनी अपने आपको पढ़ो लिखो। बात समझे कि नहीं? देख, लोगों ने, देख मेरी बात सुनना, इंसान जहां कहीं का भी है ना, वो सेल्फिश है, उसको डेवलपमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट को तबाह करता है। फिर वो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, वो आप पहाड़ों पे भी बैठ के बना सकते हो। जरूरी थोड़ी है होता है कि भाई साहब आप कहीं बड़े शहर में चले जाओगे तो बड़ा, मतलब बड़ा कुछ सीख लोगे ना। बड़ा शहर बनना आपस में डिजास्टर है, सच्ची बोल रहा हूं। बड़े शहर के लोगों में जाओ, देखो डायबिटीज भी है, पीलिया भी है, टीबी भी है, कैंसर है। आप नॉर्मल किसी शहर में चले जाओ, मतलब नॉर्मल किसी गांव में जाओ, क्या है, फिट 60 साल का बूढ़ा भी ऐसा लगेगा 40 साल का, और 40 साल का भी इंसान ऐसा लगेगा 18 के 20 साल का। माइनिंग नहीं होनी चाहिए, वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए। समझ आया कि नहीं है? पानी को अच्छे से इस्तेमाल करना है, जिस लैंड में जितना पानी चाहिए उतना लैंड पानी डालना है। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे पास केवल एक ही चैप्टर बचता है, वो भी मैं अभी ही वीडियो डाल दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, अच्छे से रिवाइज करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, जय हिंद।